हेलो बच्चों, आ गया मैं चैप्टर 4 एंड लॉज ऑफ मोशन का दूसरा पार्ट लेके 9th क्लास। सो बी अटेंटिव, लेट अस स्टार्ट अगेन। कहाँ से भाई? अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, राइट? ओके, सो हियर वी स्टार्ट। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, गैलीलियो डिड्यूस्ड that the object move with a constant speed when no force act on them। अच्छा, ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट तो हुआ नहीं था अभी, अब होगा गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, है ना? तो गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था, क्या ऑब्जर्व किया था? किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को। कहाँ पे? इंक्लाइंड प्लेन। देखो ये फोटो, देखो ये आपके बुक में है, पेज नंबर क्या है भाई? पेज नंबर 89 में आप देखो, ये इंक्लाइंड प्लेन है ना? दिस इज इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन पे क्या किया, एक बॉल को गैलीलियो ने जो है सो छोड़ा ऊपर से नीचे। कुछ ऑब्जर्वेशन थे उसके, है ना? उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसने कुछ रिजल्ट जो है ऑब्टेन किया। तो क्या देखता है वो? देखता है कि ऑब्जर्व दैट व्हेन ए मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। जैसे 8.5a ये फिगर देखिए, जब मार्बल को ऊपर से नीचे छोड़ा गया तो देख रहा है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है? इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न दैट द मार्बल फॉल्स अंडर द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज इट रोल्स डाउन एंड अटेन ए डेफिनेट वेलोसिटी बाय द टाइम इट रीचेज द बॉटम, ठीक है? अगले चैप्टर में कर रहा है, हम लोग पढ़ेंगे ये जो मूव कर रहा है बॉल, मार्बल, वो किस, इस पर कोई फोर्स तो लग रहा होगा ना मूवमेंट के लिए, अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स में ही वेलोसिटी इंक्रीज करता है, बैलेंस्ड फोर्स में तो कंटिन्यू, है ना, इन्फॉर्म रहेगा। तो कह रहा है कि भैया ये मार्बल को जो छोड़ा इंक्लाइंड प्लेन पे, तो देख रहा है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा है। वो अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सा है वो हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वो ग्रेविटी का फोर्स है इस पर, वो आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बात कह रहा है, ठीक है? तो जब ये नीचे पहुंचता है, ऊपर से नीचे यहाँ तक जब आया, तब तक उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है? और इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट क्लाइम्स अप एज शोन इन द फिगर 8.5। अब ये दूसरे में देखो, अगर मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर नीचे से हम छोड़ रहे हैं, ऊपर की ओर भेज रहे हैं बॉल को, मार्बल को, तो इसकी वेलोसिटी घट रही है, ठीक है? हाँ, जो कि फिगर 8.3 में आप देख रहे हो, बी में है। अच्छा, और ये तीसरा फिगर जो है 8.5c, ये दिखाता है कि मार्बल रेस्टिंग ऑन एन आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड ऑन बोथ साइड। अच्छा, ये दिखा रहा है, ये तीसरा फिगर जो है, इसमें एक ऐसा प्लेन है जो जिसमें दो इंक्लाइनेशन है, एक तो इधर बोथ साइड, इधर भी है और इधर भी है। अब इसमें क्या हो रहा है, बॉल ऊपर से नीचे आया यहाँ पर इस प्लेन में, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। इधर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी घटेगी। ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है, दोनों प्लेन है इसमें, देयर आर टू प्लेन्स, है ना? एक प्लेन में ऊपर से नीचे जब बॉल आया, मार्बल तो गिरा, तो इसकी वेलोसिटी जो है बढ़ रही है, यहाँ तक बढ़ा। फिर यहाँ से जब दूसरी तरफ गया, ये नीचे से ऊपर, तो ये घट रहा है। ये तीन फिगर हैं हमारे पास। एक में जब ऊपर से नीचे मार्बल गिरता है, उसकी वेलोसिटी गिरी, वेलोसिटी बढ़ी, राइट? दूसरे में जब हमने मार्बल को नीचे से ऊपर भेजा तो उसकी वेलोसिटी घट रही। और ये तीसरा वाला जो प्लेन है, उसमें हम देख रहे हैं कि भाई एक बॉल यहाँ से आया और यहाँ इसमें दूसरे प्लेन में जाएगा, ठीक है? समझ गए? तो अब यहाँ देखो कि हो क्या रहा है। कह रहे कि गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन द मार्बल इज रिलीज्ड फ्रॉम द लेफ्ट इट वुड रोल डाउन द स्लोप एंड गो अप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेम हाइट फ्रॉम विच इट वाज रिलीज्ड। अब देखिए कहानी कहाँ पर है। कहानी है कि जब ये दोनों प्लेन वाला जो सरफेस लिया, ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन वाला, उसमें क्या हुआ, जब मार्बल को इसने थ्रो किया यहाँ से, तो यहाँ आया, इसकी स्पीड बढ़ रही थी। फिर यहाँ से ये ऊपर गया, क्योंकि आप देखोगे इस तरह का गेम खेलते होगे कि बॉल, ये इंक्लाइंड प्लेन वाला बचपन में लोग लाते हैं, इंक्लाइंड प्लेन वाला देखते हैं भाई एक बार ऐसे बॉल आया, डाला, ऊपर भी वहाँ गया, उठ गया, अपने आप वो ऊपर चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा? तो जिस हाइट से हमने छोड़ा उसी हाइट तक जाएगा सेकंड प्लेन पे। गॉट इट? अगर ये फ्रिक्शनलेस है,
क्या है? फ्रिक्शनलेस है तब ठीक है। अब ऐसा देख रहा है यहाँ पर कि अगर मान लो ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है सेकंड वाले का, जैसे पहले वाले में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या हुआ, लॉ कॉलम लॉ दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ तक है ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है ना, पहले वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जाएंगे। ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जैसे जैसे हम इसका घटाते जाते हैं, जैसे यहाँ कर दिया हमने, फिर यहाँ कर दिया, यानी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम हो रहा है। इस लाइन में कम है, इस लाइन में और भी कम है, 3 लाइन है ना यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि भैया जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हम कम करते जा रहे हैं, बॉल जो है जो यहाँ से हमने ड्रॉप किया, ये बॉल इस हाइट तक गया यहाँ पर, दूसरे में उसका हाइट बढ़ गया, तीसरे में और ज़्यादा हाइट बढ़ गया। यानी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जब हम कम करते हैं तो बॉल जो है सेकंड सरफेस पे इंक्लाइनिंग प्लेन पे ज़्यादा हाइट तक जाता है ना। अगर मान लो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में कोई चेंज नहीं करते हैं, सेम रहता है वहाँ से, तो हम देखते हैं कि सेम हाइट पर है, जो पहले वाले हाइट पे था उसी हाइट पे यहाँ पे भी आया है ना। तो अब ये कह रहा है कि इसका क्या, इससे रिजल्ट क्या है, ठीक है। कह रहा है इफ द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल देन द मार्बल विल क्लाइंब द सेम डिस्टेंस दैट इट कवर्ड व्हाइल रोलिंग डाउन। If the angle of inclination of the right side plane were gradually decreased, then the marble would travel further distance till it reaches the original height. ठीक है। If the right side plane were ultimately made horizontal, that is the slope is reduced to 0, the marble would continue to travel forever trying to reach the same height that it was released from. अब होता क्या, ये कहानी समझो। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, इंक्लाइन, ये जो है स्लोप जो है इसका हम कम करते जा रहे हैं। पहले वाले में ज़्यादा स्लोप है, उसके बाद हमने थोड़ा कम स्लोप किया। स्लोप बोलते हैं ये ढाल जो है, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि जो मार्बल यहाँ से हमने ड्रॉप किया, पहले वाले केस में तो सेम हाइट पे गया, जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इसका कम हुआ तो ये इसका हाइट बढ़ गया, ये ज़्यादा डिस्टेंस तक गया है। यहाँ पर जितना डिस्टेंस गया उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे गया। तीसरे वाले केस में और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी हाइट उसका वही है, उस हाइट पर पहुँचना चाह रहा है। वो कहाँ पहुँचना चाह रहा है? इस हाइट पे, जो ओरिजिनल हाइट था जहाँ से हमने ये किया, ठीक है। तो अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अगर हम कम करते हैं, यानी स्लोप उसका हम कम करते हैं, ढाल जो है उसका कम करते हैं, तो वो डिस्टेंस उसका ट्रैवलिंग बढ़ जाता है। अरे बोलो ना भाई कि यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, कौन डिस्टेंस ज़्यादा है बता? ये वाला, इसमें कौन ज़्यादा है? ये लास्ट। तो हम क्या देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अगर कम होते जा रहा है तो डिस्टेंस ट्रैवल मोर होता जा रहा है। अगर हम और कम करते करते जीरो कर दें, हाँ, तो इसका मतलब ये चलता जाएगा, तो स्टॉप ही नहीं होगा। फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं है, तो ये स्टॉप ही नहीं होगा। क्या होगा? स्टॉप ही नहीं होगा, मतलब चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है अनबैलेंस्ड फोर्स जो है, मान लो क्या होता है कि द राइट साइड प्लेन वेयर अल्टीमेटली मेड हॉरिजॉन्टल, द मार्बल वुड कंटिन्यू टू ट्रेवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट दैट इट वाज रिलीज फ्रॉम। और ये हमेशा के लिए चलता रहेगा और कोशिश करेगा कि हम उस हाइट पर पहुँचे जिस हाइट से हम रिलीज किए गए थे, है ना। द अनबैलेंस्ड फोर्सेज ऑन द मार्बल इन दिस केस आर 0। अच्छा, अब हो क्या रहा है यहाँ पर, जब यहाँ पर आ गया मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया, तो उस समय जो अनबैलेंस्ड फोर्स है उस पर वो क्या है? 0 है। It thus suggests that an unbalanced force is required to change the motion of the marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है, एक्चुअली उसका एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने एक ऐसा सरफेस चूज किया जिसमें 2 इंक्लाइंड सरफेस हैं, ये लेफ्ट हैंड वाला है, ये राइट हैंड वाला है। तो लेफ्ट हैंड वाले में जब उसने बॉल को गिराया फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, तो उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ से वो राइट हैंड साइड वाला जो इंक्लाइंड है वहाँ पर उसमें उतना ही हाइट तक गया, अगर वो फ्रिक्शनलेस है, जितना हाइट से वो छोड़ा गया था, ठीक है।
अगर हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को कम करते जाते हैं यानी स्लोप को कम करते जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस ये ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है। ये बॉल जो है डिस्टेंस, क्योंकि उस हाइट तक उसको पहुंचना है। अब उस हाइट तक पहुंचने के लिए इसको जो है कंटिन्यूअस चलता रहना पड़ेगा। अगर इंक्लाइनेशन 0 हो जाए तो कभी पहुंच ही नहीं सकता उस हाइट पे, तो इसलिए वो लगातार चलता रहेगा। इसीलिए अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो उस पर जो है मार्बल जो है कंटिन्यूअस मूव करता रहेगा। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर कोई फोर्स हम लगाए हैं क्या? यहाँ पे कोई फोर्स हमने लगाया है ना मोशन को चेंज करने के लिए? नो नेट फोर्स इज नीडेड। तो यानी ये जो मोशन है ये जो कंटिन्यू होता रहेगा ये मोशन, इसमें कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा रहा है, तब भी ये मोशन कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, तो हालांकि ये बहुत ही मुश्किल है प्रैक्टिकल सिचुएशन में कि जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाए, ऐसा होना मुश्किल है, ऐसा नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकल सिचुएशन में। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होता ही है, इसलिए जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा प्रैक्टिकल सिचुएशन में। लेकिन अगर जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाए तो आप ये समझ लो कि ये बॉल हमेशा मूव करता रहेगा। ठीक है, और अगर फ्रिक्शनल फोर्स है वहाँ पे तो वो जो है फिर अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो फ्रिक्शनल फोर्स है तो मार्बल जो है कुछ दूर चलने के बाद रुक जाएगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो मार्बल नहीं रुकेगा, मूव करता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स है ही नहीं, वो बैलेंस फोर्स के चक्कर में मूव कर रहा है ना। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब बैलेंस फोर्स है, व्हाटएवर फोर्स है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये मार्बल जो है मूव करता रहेगा अगर इस पर जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया जाए। यही न्यूटन का नियम है। न्यूटन का नियम क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो हमेशा वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो वो मूव करते रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। जैसे इस केस में बॉल तब रुकेगा जब यहाँ से आपने इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा, ऊपर से नीचे यहाँ आया, फिर सरफेस पे गया, सरफेस पे इसको फ्रिक्शनल फोर्स जो है अपोज करेगा मोशन को, तो फिर ये जाके स्टॉप हो जाएगा। थोड़ा दूर चलने के बाद वो स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे लगता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स लगने की वजह से वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लग जाता है, तो अनबैलेंस फोर्स लगने की वजह से ये रुक गया। अदरवाइज ये चलता रहता जैसा कि गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में था, ये मूव करता रहेगा। इफ देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स देन इट विल नॉट स्टॉप बिकॉज इट हैज टू रीच एट दैट लेवल। क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्लेन का जब इंक्लाइनेशन हम कम करते जा रहे हैं, सरफेस पर जब लाए तो इसका हाइट तो बढ़ता जाएगा ना, इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक वो उस हाइट पर ना पहुंचे। तो इस हाइट पे तो पहुंच ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब लगातार चलता रहेगा। तो हमारे कहने का मतलब है हाँ कि जब तक कोई अपोजिट फोर्स नहीं होगा, जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा, तो इसमें जो है मूवमेंट कंटिन्यू करेगा। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में तो वो मूव करता रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। यही बात, इसी बात को जो है न्यूटन ने और उसको ये गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करके ये कंक्लूजन निकाला कि जब अनबैलेंस्ड फोर्स होता है तभी जो है कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप होता है। ठीक है, नहीं तो वो चलता रहेगा, है ना। ठीक है, कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स मे बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग ए स्मूथ मार्बल एंड स्मूथ प्लेन एंड प्रोवाइडिंग ए लुब्रिकेंट ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स के इफेक्ट को कम किया जा सकता है अगर हम मार्बल जो चूज कर रहे हैं स्मूथ चूज करें, सरफेस जो चूज करें वो भी स्मूथ चूज करें। यानी अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो कंप्लीटली तभी वो कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी होगा तो वो उसको रोकेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोज आइडियाज ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉ दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी गैलीलियो के आइडिया को न्यूटन ने फर्दर स्टडी किया और उसने 3 नियम दिए जो न्यूटन के नियम कहलाते हैं, है ना। ये फर्स्ट लॉ है
ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को उसने इस तरह से स्टेट किया कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, यानी अनबैलेंस फोर्स लगेगा तभी वो स्टॉप होगा। अदरवाइज अगर वो मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, अगर वो स्टॉप है तो स्टॉप ही रहेगा, मूव नहीं करेगा। स्टॉप अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको मूव कराना है तो उसमें भी आपको अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था जिसके द्वारा उसने ये बताया कि भैया अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। इसी लॉ को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में तब हाँ यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहिए। हाँ यूनिफॉर्म। यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर मान लो फ्रिक्शन अगर नहीं है तो मूव करता रहे ना। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलेरेशन इज नॉट देयर। अरे अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तभी ना एक्सेलेरेशन होता है, तभी एक्सेलेरेशन होता है। बैलेंस फोर्स में एक्सेलेरेशन नहीं होता। बैलेंस फोर्स में आपको यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है या रेस्ट में हो। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तब भी वो बैलेंस फोर्स है वहाँ पर। मान लो इधर 5 न्यूटन लग रहा है, इधर 5 न्यूटन लग रहा है, इट इज नॉट मूविंग अप, है ना, तो रेस्ट में है। या मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, बैलेंस फोर्स तब भी बैलेंस फोर्स हो सकता है वहाँ पर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। नो चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलेरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। v बराबर u है तो क्या हो गया, एक्सेलेरेशन जीरो हुआ कि नहीं हुआ। तो यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में तो v बराबर u है ना भाई, हर वेलोसिटी बराबर है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे एक्सेलेरेशन होगा ही नहीं। तो अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए, बैलेंस फोर्स नहीं चाहिए। अगर मोशन लाना है ऑब्जेक्ट में तो अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। अगर वस्तु को रोकना भी है, स्टॉप भी करना है, तब भी अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि दूसरे शब्द में इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। यानी कहने का मतलब है कि हर ऑब्जेक्ट जो है अगर उसके स्टेट में तुम चेंज करना चाहोगे, स्टेट में चेंज करने का मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में लाना चाहोगे, या मोशन में है तो मोशन से रेस्ट में लाना चाहोगे, तो उसको वो रेसिस्ट करता है। क्या करता है, रोकता है। ये हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि भैया वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में तो वो उसका विरोध करेगा, वो उसका विरोध करेगा। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और ये जो विरोध करने की प्रॉपर्टी है इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। हाँ। तो कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन in qualitative way. The tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. और ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करते रहना चाह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं हम कह रहे हैं भाई, इनर्शिया कहते हैं। हम बता रहे हैं इनर्शिया क्या है तो तुम कह रहे हो लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हो, वो अलग बात है। हम कह रहे हैं इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी है। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहे, और कोई अगर मोशन में है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहे। कब तक, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। तो ये जो रेजिस्ट करने की टेंडेंसी है कि भाई हम नहीं बढ़ेंगे आगे या हम नहीं रुकेंगे, इसी टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया प्रॉपर्टी है। इनर्शिया क्या है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको ये स्टेट करता है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट tries to be in rest, it wants to be in rest unless and until some unbalanced force act on it. और अगर ये मोशन में है यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो इट विल कंटिन्यू इन द सेम मोशन
अनलेस एंड अनटिल सम अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टेड ऑन इट, राइट, यही कर रहा है। यानी हर ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को अपोज करता है। इस अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है कि हम नहीं चेंज होंगे, हम चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, हम बैठे हैं तो बैठे रहेंगे। आदमी भी करता है, आदमी का भी कुर्सी बदल दिया जाए तो वो थोड़ा रेसिस्ट करेगा, अरे यार आज जगह क्यों चेंज हो गया, आज बिछावन क्यों चेंज हो गया, थोड़ा रेसिस्ट करेगा। ये ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी भी है कि स्टेटस को बना के रखना चाहता है। स्टेटस को का मतलब जो पोजीशन है वो बना रहे। अब ऑफिस पहुंचे हम, यूपीएससी IAS ऑफिसर पहुंचे, हमने एक सेटअप बनाया, हम देखा थोड़ा सा भी चीज़, अरे भाई ये क्यों तुमने चेयर यहाँ से यहाँ कर दिया, फटाक से पूछोगे क्यों, कि इंडिविजुअल की टेंडेंसी होती है कि वो रेसिस्ट करे, कोई भी चेंज उसको अच्छा नहीं लगता है ना। जो पोजीशन बना हुआ है ठीक है, जब तक वो चल रहा है। वही ऑब्जेक्ट की भी टेंडेंसी है कि जब तक उसमें फोर्स नहीं लगाओगे वो नहीं मूव स्टॉप होना चाहेगा। और जब तक मान लो कि अब ये गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से यही साबित हुआ ना कि ये मार्बल जो है मूव करता रहेगा, जब तक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा ये मूविंग स्टॉप नहीं करेगा। इसका ये साबित हो गया ना। क्यों देख रहे हो, एक्सपेरिमेंट करके देखा ना तुम, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है बढ़ता जा रहा है और ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है, देयर इज नो फोर्स, नो इंक्लाइनेशन, 0 डिग्री। बात समझ रहे हो, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट यही बात साबित करने के लिए ना कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा। ये दिखा दिया उसने, जब तक कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगा या जब तक कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लगा। तो वही बात है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मूव कर रहा है तो मूव करना चाहता है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि इनर्शिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इनर्शिया का एग्जाम्पल आप देख सकते हो कैसे, जैसे बस में तुम बैठे हो ना, बस अभी रुका हुआ है तुम बैठे हुए, और जैसे ही बस स्टार्ट होता है तो आप पीछे की ओर झुकते हो कि आगे की ओर झुकते हो। बस स्टार्ट हो रहा तो पीछे की ओर ऐसे आप लुढ़क जाते हो, देखे होगे ना। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब बस रेस्ट में था तो आप भी रेस्ट में थे, और जब बस की इंजन स्टार्ट हुआ तो आपका बॉडी तो जो है, आपका पैर तो बस के अथी के साथ है, लेकिन पूरा बॉडी उससे अलग है। तो वो बॉडी का एक पोजीशन था पहले, वो अपना उसी पोजीशन में रहना चाहता है, लेकिन इंजन बढ़ गया आगे, तो इसीलिए वो पीछे ऐसे उड़ जाता है कि नहीं हम पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, हम वहीं पे रहेंगे, है ना। ये जो है इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता था, वो मूव नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए वो उस टेंडेंसी को शो करता है पीछे, आलस है। उसी तरह से अगर सीधा ब्रेक लेता है तो ब्रेक लगता है तो हम आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि जब इंजन चलना स्टार्ट हो गया तो आपका अभी मोशन में आ गए, उसके अकॉर्डिंग हो गए। ठीक है, अचानक जैसे ब्रेक लगाया तो इंजन तो रुक गया, लेकिन आपका बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। इस चीज को दिखाने के लिए वो क्या करता है, आगे की ओर झुक जाता है। तो ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये देखोगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि certain experience that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of the law of inertia। तो फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो घटना होती है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना। तो इस घटना को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है कि बस जब स्टार्ट करती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, और बस जब रुकती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यही प्रॉपर्टी आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये ऑब्जेक्ट में इनर्शिया का टेंडेंसी होता है कि अगर वो चल रहा है तो चलता रहेगा, बैठा हुआ है तो बैठा रहेगा, कोशिश यही करता है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग जो है जब बस स्टार्ट होती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि हमारा पैर तो बस के साथ कांटेक्ट में तो पैर आगे बढ़ गया, लेकिन शरीर नहीं बढ़ रहा है, शरीर पीछे तो वो रहना चाहता है। तो ये दिखाने के लिए कि भाई पीछे की ओर जग लेता है। ठीक है, with the application of brake the car slows down but our body tends to continue in the same state of motion। कह रहा है कि जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो कार तो धीरे हो गया, बंद होने लगा, लेकिन हमारा शरीर जो है वो कंटिन्यू करता है सेम स्टेट ऑफ मोशन, है ना, वो मोशन में ही है, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। तो ए सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक में दस कॉज इंजरी टू अस। तो अगर मान लो अचानक से कोई ब्रेक लगाता है तो हम आगे की ओर झुकेंगे, तो आगे की ओर झुकेंगे तो वो हम उसके अथी पर गिर सकते हैं, है ना, कॉलिजन हो सकता है पैनल से के साथ, इसीलिए सेफ्टी बेल्ट प्रोवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? सेफ्टी बेल्ट। तो ये दिया हुआ है कि सेफ्टी बेल्ट्स आर वर्न टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट ना हो इससे बचने के लिए जो है सेफ्टी बेल्ट होता है, क्योंकि भैया ऐसे ही ब्रेक लेगा तुम आगे की ओर झुक जाओगे,
झुकोगे तो सामने पैनल पे गिरोगे, माथा फूट जाएगा, तो सेफ्टी बेल्ट तुमको टान लेगा, उतना बैक में जो है वो चला जाएगा, है ना। सेफ्टी बेल्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर, आगे की ओर आप ना झुके, इसके लिए सेफ्टी बेल्ट जो है एक फोर्स आपके बॉडी पर लगाएगी, ठीक है। उसी तरह से कह रहा है कि एन अपोजिट एक्सपीरियंस इज इनकाउंटर्ड व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन ए बस एंड बस बिगिन टू मूव सडनली। अगर हम बस में खड़े हैं और अचानक से बस स्टार्ट हो जाता है, तो जो पहले वाले में हम आगे की ओर झुक जाते थे, इसमें पीछे की ओर झुक जाएंगे, अपोजिट टेंडेंसी हो जाएगा, है ना। बात समझे? दिस इज बिकॉज द सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग मोशन टू द बस। अब अचानक से अगर बस स्टार्ट होता है तो बस में तो मोशन हो गया, लेकिन आपका बॉडी रेस्ट में ही था, ठीक है। बस और आपका पैर जो उसके कांटेक्ट में वो तो आगे बढ़ गया, बट द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी, पैर को छोड़ के बाकी बॉडी जो था वो मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि वो रेस्ट में है, तो अब रेस्ट को मेंटेन करना चाह रहा है। इसीलिए जैसे ही बस आगे बढ़ा, पैर बढ़ गया आपका, लेकिन बॉडी नहीं बढ़ना चाह रहा है, पीछे की ओर आ गया, है ना। तो ये इनर्शिया है, दोनों केस में इनर्शिया है, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह से हाई स्पीड से अगर मान लो कहीं टर्न होता है, व्हेन अ मोटर कार मेक ए शार्प टर्न एट हाई स्पीड, ठीक है, तो आप एक तरफ झुक जाते हो, जैसे ही टर्न लेगा ऐसे, जैसे मुड़ा उधर मुड़ा, आप इधर झुक जाते हो, वहाँ भी इनर्शिया है, वहाँ भी इनर्शिया है। उसको भी एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि आप एक तरफ जो फेंका जाते हो उसका रीज़न वही है, इनर्शिया है, ठीक है। यानी लॉ ऑफ इनर्शिया के बेसिस पर आप इस तरह के इवेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब बस चलती है तो हम पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं, जब बस रुकती है तो हम आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। These type of events can be explained only on the basis of law of inertia. अगर लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं होता तो इस घटना को हम कैसे एक्सप्लेन करते, है ना। तो फिजिक्स में तो हम घटनाओं को एक्सप्लेन ही करते हैं ना, हम तो वही कर रहे हैं ना फिजिक्स में, ठीक है। अच्छा, कह रहा वी टेंड टू कंटिन्यू इन आवर स्ट्रेट लाइन मोशन व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड बाय द इंजन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मोटर कार। We slip to one side of the seat due to inertia of our body. वही बात बोला कि अगर मान लो कोई अनबैलेंस फोर्स, जैसे ब्रेक लगाया या इंजन का चेंज किया, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज किया, तो आप एक तरफ झुक जाते हो, वो भी इनर्शिया का ही के वजह से होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। उसका एक एग्जाम्पल और भी दिया हुआ है कि जैसे मान लो कैरम बोर्ड आप सब लोग खेलते होगे, है ना। तो कैरम बोर्ड के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पाइल, मेक ए पाइल ऑफ सिमिलर कैरम कॉइन होता है ना। तो कैरम कॉइन को इकट्ठा करके रख दिया, देखा है कैरम बोर्ड की नहीं देखा है, तो कर रहा है यार, चौक रहा है। तो कैरम बोर्ड को ऐसे खड़ा करते हैं ना, सबको पाइल करते हैं ना, इकट्ठा करते हैं सारे कैरम को, उसको क्या बोलते हैं, कैरम कॉइन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कैरम कॉइन को इकट्ठा करके खड़ा कर दिया। अब यहाँ से हम एंगल लेके मारते हैं तो आप देखोगे कि नीचे वाला निकल जाएगा और बाकी सब ऐसे ही रह जाता है, एज इट इज नहीं गिरता। क्यों भाई? क्योंकि वो अपने पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है, वो इनर्शिया को, तो उसमें मोशन नहीं आया, वो वहीं पर एज इट इज नीचे बैठ गया। तो ये एग्जाम्पल क्या चीज़ का है कि लॉ ऑफ इनर्शिया, कि वो स्टेट रेस्ट में था और रेस्ट में ही है, वो नहीं मूव किया। वही दूसरा एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, ये कॉइन वाला क्या किया भैया, तो गिलास ले लिया, गिलास के ऊपर एक कार्ड डाला, कार्ड के ऊपर 5 रुपये का सिक्का डाला, और पतला सा कार्ड है तो कार्ड पे पुश किया, देखता है कि कार्ड आगे बढ़ जाती है, सिक्का नीचे गिर जाता है, सिक्का गिलास में गिर जाता है। क्यों गया गिलास में, सिक्का भी साथ में क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया सिक्का, क्योंकि सिक्का वो नहीं करना चाहता चेंज अपनी। हाँ, सिक्का जो है रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, उसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया एक्ट कर रही है, वो सीधे नीचे गिर रहा है। तो पानी के साथ भी ऐसे कुछ होता है क्या, पानी के साथ क्या है, अगर हम लोग ऐसे पानी दें और उसके ऊपर कार्डबोर्ड रख दें, फिर पानी को ऐसे कर दें, क्या कह रहा है ये, एयर वाला है, एयर वाला वही, ऐसे करेंगे तो पानी, मतलब पानी अपनी जगह पे रहेगा, अच्छा, कभी नीचे जाएगा नहीं। क्या कह रहा है, नहीं समझ, एयर वाला इस चैप्टर का नहीं है, पहले मुझे भी लगा था कि वो इस चैप्टर का है। नहीं भैया, ये क्या कह रहा है, हम नहीं समझे। अरे वो दूसरा है कि कार्डबोर्ड लेके अगर हम ऐसे पानी होता है ग्लास में और उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखते हैं ना, जब ऐसे करते हैं और हाथ हटा देते हैं तो पानी गिरता नहीं है, ऐसे का ऐसे ही रहता है, कार्डबोर्ड अटैच रहता है, कार्डबोर्ड अटैच रहता है, तो नहीं वहाँ, एयर वाला है। अब वहाँ पर जो है वो कैपिलरी एक्शंस है, वो जो है
फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ इसकी बात हो रही है, यहाँ पे वो बात नहीं है। वो हमने एयर प्रेशर वाले चैप्टर में हाँ, वहाँ ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर है ये चीज़, समझ गए कि ये अपना पोजीशन मेंटेन करना चाहता है, इसलिए सीधा गिलास में गिरा। ये कार्ड भाग गया है, कार्ड ये भाग गया ना, ये सीधा गिलास में गिरा क्योंकि इसका पोजीशन ये था, इसी पोजीशन में आया हो। ये वही केस कैरम कॉइन को जब हम पाइल करते हैं और किक करते हैं तो वहाँ भी यही चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी ये बताता है कि भैया जो है ऑब्जेक्ट जो अगर मान लो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। इसी को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, इनफॉर्म मोशन में, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। अब सवाल है कि इनर्शिया और मास में क्या संबंध है, ठीक है। उसी तरह से चाय के कप में देखे होगे कि नीचे जो ग्रूव बना होता है, क्यों गिरे नहीं, तो कप जो है टॉपलिंग, अगर मान लो उसमें थोड़ा सा धक्का लगे तो वो गिरे नहीं, क्यों नहीं गिरे, अगर उसको टॉपल करोगे। हाँ, अब जो है आप ये समझने की कोशिश करो कि क्या इनर्शिया और मास में कोई रिलेशनशिप है, यानी मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, ऐसा कुछ है बात, या मास कम तो इनर्शिया कम। जैसे मान लो कि एक ट्रक अगर खड़ा है, ट्रक का मास तो बहुत ज़्यादा होता है और एक बॉल है उसका मास कम है, तो किसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा होगी, यानी किसके रुकने की टेंडेंसी। ट्रक को आप पुश करोगे तुरंत तो नहीं मूव करेगा, तो उसका मास ज़्यादा है तो उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा है ना, और जिसका मास कम है उसका इनर्शिया भी कम है। तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे कि मास और इनर्शिया में क्या रिलेशंस है। कह रहे हैं कि ऑल द एग्जाम्पल एंड एक्टिविटीज गिवन सो फार इलस्ट्रेट दैट देयर इज ए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जितनी सारी एग्जाम्पल हमने अभी बताए वो यही बता रहा है कि भैया स्टेट ऑफ मोशन में अगर कोई चेंज होता है तो उसको ऑब्जेक्ट रेसिस्ट करता है, रोकने की कोशिश करता है। अगर ये मूव कर रहा है तो मूव भी करना चाहता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया, वही बात है ना, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। अब ये सवाल पूछता है कि डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया, क्या सारे बॉडीज के इनर्शिया सेम है, यानी सब में वही रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी है, तो नो। जिसका कम मास है उसके अंदर कम रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी है, वो मूव कर लेगा, ज़्यादा मास वाला जो है। तो ये कह रहा है, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है कि ये आसान होता है, इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन ए बॉक्स फुल ऑफ बुक। अगर एक बक्से में किताब है तो उसको धक्का देना ज़्यादा मुश्किल है, उसको मूव कराना ज़्यादा मुश्किल है, खाली डब्बे को खाली। हाँ, तो ये क्या शो करता है कि बॉक्स जिसमें बुक है उसका मास ज़्यादा है, तो इसीलिए उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है। इनर्शिया मतलब वो मूव नहीं करेगा जल्दी, उसको धक्का दोगे ज़्यादा तब मूव करेगा। और जिसका मास क्या कहते हैं कम है, उसकी इनर्शिया भी कम है, वो फटाक से, जैसे फुटबॉल में अगर मारते हो किक तो फटाक से मूव कर जाता है। लेकिन वही फुटबॉल के शेप का अगर हम पत्थर का बनाते हैं कुछ, तो उसको अगर पैर से किक करो मूव करेगा क्या, पत्थर का वो फुटबॉल नहीं, क्यों, सेम शेप का है, सेम शेप का है, लेकिन मास ज़्यादा है। तो मास ज़्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया ज़्यादा है, इसीलिए वो जल्दी मूव नहीं करना चाहता है। आपके पैर में चोट भी लगेगा, लेकिन रीज़न क्या दोगे कि भाई उसका इनर्शिया ज़्यादा है। इन फैक्ट वी गेट एन इंजरी इन आवर फुट व्हाइल डूइंग सो, है ना। कह रहा है सिमिलरली इन एक्टिविटी 8.2 कौन सा एक्टिविटी था, यही वाला, ये ग्लास के ऊपर जो कार्ड डाल के उस पर सिक्का जो डाले थे, उसमें पहले हमने 5 रुपये का सिक्का डाला था, बाद में हमने क्या किया कि 1 रुपये का सिक्का डाल दिया। 5 रुपये का सिक्का 1 रुपये के सिक्का से ज़्यादा हैवी है ना। हाँ, तो वी फाइंड दैट ए लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी। यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे थे इस एक्टिविटी को करने के लिए, 5 रुपया वाला में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था, 1 रुपया वाला में कम। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जिसमें मास ज़्यादा होता है उसमें इनर्शिया ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो ए फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज ए स्मॉल कार टू पिक अप ए लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस ए नेग्लिजिबल चेंज इन द मोशन ऑफ द। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वी फाइंड दैट ए लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी। अब यहाँ पे कह रहा है ए फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज ए स्मॉल कार टू पिक अप ए लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस ए नेग्लिजिबल चेंज इन द मोशन ऑफ द ट्रेन
This is because in comparison to the cart, the train has a much lesser tendency to change its state of motion. अच्छा, अब ट्रेन जो है, ट्रेन तो हैवी है ना, तो ट्रेन के अंदर ज़्यादा इनर्शिया होगा, है ना। तो अगर मान लो आप फोर्स लगाते हो कार्ट पे, एक बैलगाड़ी है या गाड़ी है, उस पर जो फोर्स लगाओगे तो वो मूव कर सकता है, उसकी वेलोसिटी हो सकती है। लेकिन वही फोर्स अगर आप ट्रेन में लगाओगे तो वो नहीं मूव करेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, उसकी इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा है और कार्ट का इनर्शिया कम है। यानी हेवियर और मैसिव ऑब्जेक्ट जो होता है उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। यानी मास ज़्यादा हुआ तो इनर्शिया ज़्यादा हुआ। तो क्वांटिटेटिवली आप ये कह सकते हैं कि इनर्शिया को कैसे मेजर करेंगे भाई? मास। कैसे मेजर करेंगे इनर्शिया को? मास से। क्यों? क्योंकि मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। यानी मास जो है मेजर करता है ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को। बात समझ गए? तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं इनर्शिया और मास को। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसी स्टेट में रहना चाहता है। ये जो टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, इसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया क्या है? नेचुरल टेंडेंसी है। क्या चीज़ के लिए? रेसिस्ट करने के लिए। क्या चीज़ को रेसिस्ट करने के लिए? कि हमारे स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज ना हो। तो इनर्शिया नेचुरल टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट का। क्या टेंडेंसी? तो रेसिस्ट करने का। क्या चीज़ को रेसिस्ट करने का? तो स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज ना हो, इसको बोलेंगे इनर्शिया। समझ गया बात? ओके। यानी मास जो है क्या बताता है कि उस ऑब्जेक्ट में कितना इनर्शिया होगा। मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा, मास कम इनर्शिया कम। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। पूछ रहा है रबल बॉल में ज़्यादा इनर्शिया होगा या स्टोन में ज़्यादा इनर्शिया होगा सेम साइज का? किस में होगा ज़्यादा इनर्शिया? क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा, साइज तो सेम है। ओके। दूसरा है कि ये बाइसिकल एंड ट्रेन, इसमें किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? ट्रेन। क्यों? मास ज़्यादा है। अरे इसको समझ में नहीं आ रहा है, लेट से बोल रहा है भाई। हेलो। हाँ सर, वही मैं सही तो बोल रहा हूँ। क्यों? क्यों? मास ज़्यादा है ट्रेन का बाईसाइकिल का। ठीक है। 5 रुपीज़ कॉइन का इनर्शिया ज़्यादा होगा या 1 5 रुपीज़? क्यों? क्योंकि 5 रुपीज़ का मास ज़्यादा है। ठीक है। अगर 5 रुपीज़ कॉइन का मास और 1 रुपीज़ कॉइन का मास सेम हो तब क्या होगा? सेम इनर्शिया विल बी देयर। ठीक है। कह रहा है इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेज। ये बताना है कि कितना बार वेलोसिटी चेंज किया है। क्या? ए फुटबॉल प्लेयर किक ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। खिलाड़ी फुटबॉल को किक करता है, दूसरे खिलाड़ी को देता है। ठीक है। वो जो है अपने टीम का दूसरे खिलाड़ी को देता है। हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड द गोल, और वो जो है गोल की तरफ मारता है और गोलकीपर उसको पकड़ के फिर कलेक्ट करके गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल एंड किक इट टुवर्ड द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। इतना काम हो रहा है। तो इसमें बताओ मेरे को कि कितना बार बॉल का वेलोसिटी चेंज किया है, ये बताओ। पहली बार कब करेगा? जब फुटबॉल पहली बार जब किक करेगा अनदर प्लेयर को। दूसरी बार जब दूसरा प्लेयर उसको किक करेगा, नहीं दूसरे गोल के लिए, तो दूसरी बार हो गया। फिर जो है गोलकीपर उसको पकड़ा तो उसको रोक लिया ना भाई, तब भी उसकी वेलोसिटी चेंज हुई ना। और रोक के फिर वो फेंका तो 4 बार हो गया। कितना बार हो गया? 3 बार हुआ। नहीं 4 बार होगा। मुझे भी स्टार्टिंग में यही लगा था जब मैंने सॉल्व किया था। ठीक है। और पूछ रहा है कि भैया आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। ये भी पहचान करना है कि कौन है एजेंट। एजेंट कौन था इसमें? जो मार रहा था उसमें वही होगा ना एजेंट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हो जाएगा इसमें 30। एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटेच। अच्छा, जब जोर से आप ब्रांच पेड़ का हिलाते हो, जैसे ये पेड़ है, पेड़ के ब्रांच को आपने हिलाया तो कुछ पत्ते झड़ जाते हैं। क्यों? और कुछ पत्ते नहीं गिरते हैं। क्यों? उसका भी रीजन इनर्शिया ही है। ये अपना पोजीशन बनाए रखना चाहता है तो ये नहीं गिरता है। और ये बाहर वाला वाइब्रेसली आपने फोर्स लगाया तो उस चक्कर में ये गिर गया। लेकिन कुछ रहा वही, जैसे कैरम कॉइन में होता था,
कैरम कॉइन में वो जो पाइल करके आपने रखा तो एक निकल गया और बाकी जो है रह गया वहीं पर। उसी तरह से कुछ पत्ता जो है निकला और बाकी पत्ता वहीं पर रह गया। क्यों? क्योंकि वो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रहा है। बात समझ में आया? हो गया भाई? इट इज ओवर नाउ। चल ही रहा है। सो दिस इज ओवर नाउ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू।